हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ क्विज ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है पार्ट 6 वीडियो, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम एक छोटा सा कबीर दास जी का दोहा डिस्कस करेंगे। तो कबीरदास जी ने एक दोहे में बोला है कि नहाए धोए क्या हुआ, जब मन से मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, जब भी बास न जाए। तो नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऊपरी तल से सफाई कर लेने से कुछ अच्छा नहीं होता है। जो बदलाव लाने की जो जगह है दैट इज़ योर हार्ट, और बी कंपैशनेट, बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स, टूवर्ड्स अदर ह्यूमंस, टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। सबका ध्यान रखो। ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपना अपना ध्यान रख रहे हो एंड यू आर नेग्लेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन, एनिमल्स, द इन्वायरमेंट अराउंड यू। तो सिर्फ नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, असली जो सफाई होती है वो आपके मन की सफाई होती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्विज। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द लॉस्ट लीडर इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय होम। हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था लास्ट क्विज में कि जो द लॉस्ट लीडर है ना, ये एक पोएम भी है, ये एक पोइट्री कलेक्शन भी है और ये एक प्ले भी है। तो इन्होंने पूछा है कि प्ले के बारे में बताना है आपने। दिस वॉज अ प्ले विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1918 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल फॉर ऑप्शन, लेनॉक्स रॉबिन्सन। एल फॉर लॉस्ट एंड एल फॉर लेनॉक्स। तो यही है लॉस्ट लीडर, किन्होंने करा है प्ले विच इज़ रिटन बाय लेनॉक्स रॉबिन्सन। और इफ़ दे आस्क द पोएम, जैसा कि उन्होंने अगले क्वेश्चन में पूछा है, द लॉस्ट लीडर इज़ द पोएम विच इज़ पब्लिश्ड बाय होम, तो आपको इसमें करना है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ये वाली जो पोएम है ना, ये 1845 में पब्लिश करी गई थी। और इस पोएम के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग पेज होमेज टू विलियम वर्ड्सवर्थ। वो उसमें बताते हैं कि भाई जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, पहले तो वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी और रेबिलियस नेचर के थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो सब छोड़ दिया था, तो फिर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो यही है इसमें पोएम है द लॉस्ट लीडर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोएम, द लॉस्ट लीडर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, पब्लिश्ड इन द ईयर 1845। और अगर वो पूछता है कि प्ले कौन सा है, प्ले द लॉस्ट लीडर विच इज़ अ प्ले, तो आपको बताना है कि भाई जो प्ले है ना वो लेनॉक्स रॉबिन्सन ने लिखा है। और अगर वो पूछता है कि द लॉस्ट लीडर एक पोएट्री कलेक्शन है, अगर पोएट्री कलेक्शन के बारे में पूछता है तो आपको बोलना है फिर मिक नाम है। सो मिक इमला इज़ द पर्सन हु हैज़ पब्लिश्ड दिस पोएट्री कलेक्शन विद द नेम द लॉस्ट लीडर। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा उन्होंने, क्या उन्होंने प्ले पूछा है, क्या उन्होंने पोएम पूछा है, क्या उन्होंने पोएट्री कलेक्शन पूछा है। तो 3 चीज़ें हैं। अब इसमें बाकी ऑप्शंस देखते हैं। देखो W.B. ईट्स के हम पोएम्स डिस्कस कर ही रहे थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग हम पहले विक्टोरियन एज में कवर कर चुके हैं, एंड जॉन इरविन ये माइंड राइटर है, तो अगर कोई वर्क आता है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अगले वाले में देखते हैं ऑप्शंस हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो सारे की सारे पोएम्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है ऑफ द रोमांटिक एज। W.B. ईट्स हमने देख ही लिया है, एंड दिस इज सिंज। सिंज कौन है? ये है जॉन मिलिंगटन सिंज हैं, ठीक है। इनके ना ये भी आयरिश ही हैं, सो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम आयरलैंड। और इनके जो 2 वर्क्स हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, राइडर्स टू द सी, और एक है प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये वाले 2 वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके हम देखेंगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस में अगर आता है तो, ठीक है। और तो ये नोट कर लेना आप, राइडर्स टू द सी एंड प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और बाकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आप ना ऐसे आइज़ क्लोज करो और फिर बताने की कोशिश करो कि भाई अगर पूछा गया कि द लॉस्ट लीडर जो है प्ले किन्होंने लिखा है, क्या बोलोगे? फटाफट बताओ क्या बोलोगे। लॉस्ट लीडर प्ले इज रिटन बाय, हाँ राइट। एंड लॉस्ट लीडर अगर पोएम पूछता है तो क्या बोलोगे फटाफट से? ब्राउनिंग, वेरी गुड। एंड इफ दे आस्क कि लॉस्ट लीडर पोएट्री कलेक्शन तो है, तो क्या बोलोगे आप? बाय मिक, MIC, मिक इमला था ना, मिक इमला पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडी ग्रेगरी के ऊपर है, वॉज ड्रॉन टू द थिएटर बाय होम। तो ये लेडी ग्रेगरी ना एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आयरलैंड से ही हैं और W.B. ईट्स के मित्र थी, फ्रेंड थे। तो लेडी ग्रेगरी और W.B. ईट्स
जो WB ईट्स है ना, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि उन्होंने एबे थिएटर इस्टेब्लिश करा था। एबे थिएटर उन्होंने आयरलैंड में इस्टेब्लिश करा था, और जो लेडी ग्रेगरी है ना, उनका भी हाथ है इस एबे थिएटर के इस्टेब्लिशमेंट में। और एबे थिएटर का क्या काम था कि भाई वो जा करके आयरलैंड में एक मतलब बड़ा सा थिएटर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि वो अपने प्लेस को वहाँ पर देख सकें और अपने आयरलैंड के थिएटर को और भी ज़्यादा मतलब ऐसा वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी दिला सकें, और लोग आएँ और देखें कि अच्छा दीज आर द प्लेस रिटन बाय द पीपल ऑफ आयरलैंड, और हम भी बड़े तेज़ हैं, हम भी कम नहीं हैं किसी से। तो लेडी ग्रेगरी वॉज ड्रॉन टू द थिएटर बाय, आप क्या बोल दोगे कि भाई WB ईट्स है और लेडी ग्रेगरी दोनों फ्रेंड्स थे, एबी थिएटर इस्टेब्लिश कर दिया। बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। वी हैव GH हॉपकिंस, इनकी हमने पोएम्स पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। पायर्ड ब्यूटी है इनकी एक पोएम, पायर्ड ब्यूटी, और एक है विंड होवर, द विंड होवर, और हमने इनके देख ही चुके हैं हम, और डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जॉन मिलिंगटन सिंज, ये ऊपर वाला यही वाला ऑप्शन है जॉन मिलिंगटन सिंज का। एंड अभी मैंने आपको 2 वर्क्स बताए थे बाय जॉन मिलिंगटन सिंज। कौन से थे? One was with the name Riders to the Sea, and second one was the Playboy of the Western World. फिर GB शॉ के तो हमने सारे के सारे pleasant, unpleasant plays we have already discussed and taken all the questions on GB शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द पोएम टावर, यहाँ पर एक पोएम का नाम दिया गया है, दैट इज़ द टावर। पोएट्री कलेक्शन भी है और एक इंडिविजुअल पोएम भी है, और हमें बताना है कि दैट दिस पोएम द टावर विच इज़ रिटन बाय WB ईट्स, किन्होंने लिखी है? WB ईट्स ने लिखी है। तो सबसे पहली चीज़ यही होगी कि आपको याद करना है कि द टावर किन्होंने लिखी है पोएम? द टावर इज रिटन बाय WB ईट्स, and they are asking that what is the name of the tower in this particular poem, the tower। जो ये द टावर है ना, अब मज़े की बात ये है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी टावर ऐसा पर्टिकुलरली हैजंट बीन मेंशन्ड इन द पोएम। हैव टू टेल कि जो द टावर है वो WB ईट्स किस चीज़ को रेफर करते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्मन टावर। यहाँ पर ना आयरलैंड में एक एंग्लो नॉर्मन टाइम से एक टावर बना हुआ था, एक ऐसा स्टूपस टाइप सा ऐसा टावर। तो WB ईट्स ने वो प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीद ली थी, तो वही है, बस कुछ नहीं और, नॉर्मन टावर, और उसी के बारे में ना वो पोएम लिख रहे हैं, द टावर। इसकी थीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो द टावर पोएम है ना, ये एक रिफ्लेक्टिव पोएम है। इसके अंदर उन्होंने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करा है। वो डील करते हैं एजिंग से, मेमोरी से, एंड सर्च फॉर मीनिंग। इस पोएम में, द टावर पोएम में WB ईट्स बोलते हैं कि भाई मेरे ना बॉडी तो ओल्ड हो गई है पर सोल बहुत ही यंग है, अभी भी जवान है दिमाग, ठीक है। तो दीज आर द थीम्स। एजिंग के बारे में है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव नेचर बताता है, और मीनिंग ऑफ लाइफ सर्च करते हैं वो इस पोएम में। तो अगर पूछा जा रहा है आपसे कि द टावर कौन से टावर को बोल रहे हैं, वो तो नॉर्मन टावर को बोल रहे हैं। क्या आपको पता है कि एफिल टावर कहाँ पर लोकेटेड है? एफिल टावर इज़ लोकेटेड इन फ्रांस, पेरिस जिसकी कैपिटल है, तो वहाँ पर है। एंड रोमन टावर तो रोम में ही है, एंड नॉर्मन टावर आयरलैंड में है, जो कि WB ईट्स ने खरीद लिया था और फिर उसको मेंटेन करा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पोएम ऑफ T.S. एलियट द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर। यहाँ पर हमें दी हैं लाइन्स, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, येस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक। तो ये हैं कुछ लाइन्स, और हमें बताना है कि ये कौन सी पोएम से ली गई हैं। इन्होंने तो बता भी दिया है कि भाई जो पोएम है ना वो T.S. एलियट ने लिखी है, और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सी T.S. एलियट के द्वारा लिखी गई पोएम में से ये लाइन्स ली गई हैं। पहले हम समझते हैं कि इन लाइन्स का मीनिंग क्या है। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, येस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक। ये वाली जो लाइन्स है ना, ये हमें बताती है कि कैसे World War I के बाद हमारा जो सोसाइटी था इट वॉज फ्रेगमेंटेड, एनजाइटी का एज चल रहा है, बहुत ही अनईजीनेस है इन द पीपल। सो द नरेटर सेइंग माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, येस बैड, एंड स्टे विद मी, स्पीक टू मी। जो स्पीकर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड द स्पीकर इज़ आस्किंग फॉर अ स्टेबिलिटी, लॉन्गिंग फॉर स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, रीएश्योरेंस चाहिए इस क्योटिक वर्ल्ड में, और इसीलिए वो ये लाइन्स बोलता है। और इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वेस्ट लैंड। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द वेस्ट लैंड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1922। इसको घोट के भेजाओ कि 1922 में पब्लिश करी गई थी। T.S. एलियट तो इतने मेजर प्ले राइटर हैं। पहले वो अमेरिकन सिटीज़न थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीज़नशिप त्याग करके जा करके इंग्लैंड की सिटीज़नशिप ले ली थी। तो द वेस्टलैंड इज़ पब्लिश्ड इन द ईयर 1922, और इसमें से भी अगर स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू नो, तो अ गेम ऑफ चेस
हमने देखा ना जो वेस्टलैंड है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो अ गेम ऑफ चेस है ना उस वाले पार्ट में से ये लाइंस हमें ली गई हैं। द वेस्टलैंड पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए तो एक अलग से ही वीडियो बन जाएगी पूरी की पूरी, तो हम यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। एल्फ ऑप्शन देखते हैं। एल्फ ऑप्शन इज़ प्रोफोक। तो ये वाली जो पोएम है ना, दिस इज़ ऑल्सो पोएम विच इज़ रिटन बाय T.S. Eliot एंड इट इज़ टाइटल एज द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। इसके अंदर, इस पोएम के अंदर एक इंटरनल मोनोलॉग हमें देखने को मिलता है और इसकी जो थीम्स हैं, इट टॉक्स अबाउट सेल्फ डाउट, सेंस ऑफ आइसोलेशन, ये सब है इसमें। फिर है चार्ली ऑप्शन इज जिरोंटियन। जिरोंटियन ये भी पोएम है विच इज़ ऑल्सो रिटन बाय T.S. Eliot एंड लास्ट ऑप्शन इज एश वेडनेसडे। ये वाली जो पोएम है इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी और किस तरीके से जो डिवाइन ग्रेस है वो हमें मिलती है एंड हाउ कैन वी सबमिट आवर सेल्फ टू द विल ऑफ द गॉड। तो ये सारी पोएम्स आपको याद रखना है कि दैट दीज पोएम्स आर रिटन बाय T.S. Eliot एंड सारी की सारी पोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और सब पे भाई अलग अलग वीडियोस बना करके समझाया जा सकता है, इतनी डिटेल में है ये सारी पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द वेस्टलैंड। तो ये सबको पता है, बच्चे को इसका आंसर पता है, दैट देयर आर 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन है द पोएम वेस्टलैंड में और पाँचों के पाँचों सेक्शंस के ना नाम यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब पाँचों के पाँचों आपको रटे होने चाहिए कि कौन से 5 सेक्शन है। द पोएम वेस्टलैंड इज रिटन बाय T.S. Eliot और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु व्यूड द वेस्टलैंड एज दिस। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कुछ स्टेटमेंट दैट वेस्टलैंड को क्या बोला है कि भाई ये ना लॉन्गेस्ट पोएम है इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें लॉन्गेस्ट पोएम है। क्या ये सच में लॉन्गेस्ट है? ऐसा तो यू नो दैट बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफाउंडिटी, परप्लेक्सिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द पोएटिक एल्यूजन्स, मिथ्स एंड द मीनिंग। तो क्यों इस पोएम को बड़ा बोला है? क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, बहुत ही प्रोफाउंड पोएम है, ग्रेट पोएम है, बहुत ही परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी क्या होता है? कन्फ्यूज्ड सी पोएम है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मतलब ऑर्डर नहीं है। व्हेन यू रीड द वेस्टलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा क्या यूज़ कर दिया है। उसके अंदर इतने सारे एल्यूजन्स यूज़ करे गए हैं। एल्यूजन्स क्या होता है कि जब आप एक पोएम में दूसरे राइटर्स के वर्क्स को आप रेफ़र कर देते हो और एक पासिंग रेफरेंस देते हो, समझाते भी नहीं है। तो अगर आपको वेस्टलैंड समझना है तो आपको ये एल्यूजन्स भी समझना पड़ेगा, तो कितना काम बढ़ गया है। फिर आपको मिथ्स पता होने चाहिए एंड देयर मीनिंग्स। तो वेस्टलैंड मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही पोएम है और हमें बताना है कि ये बात वेस्टलैंड के बारे में किन्होंने बोली है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एजरा पाउंड। एजरा पाउंड कौन है? अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने ये बात बोली है वेस्टलैंड के लिए। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये क्वेश्चन में आराम से पेपर में आ सकता है और ईजी भी है, यू कैन लर्न दैट। I.A. रिचर्ड्स का वी नो दैट ही हैज़ रिटन द वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। फिर ल्यूइस है, इन्होंने ही इज़ एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, और जिसको कि हम फर्दर जब हम थ्योरी वाला पोर्शन लेंगे, लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म, सो वी आर गोइंग टू डू इट इन दैट पोर्शन। बट फॉर नाउ यू शुड नो कि जो ल्यूइस है ही इज़ एसोसिएटेड विद वॉटिसिज्म मूवमेंट। वॉटिसिज्म मूवमेंट हम देखेंगे भाई, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो क्यूबिज्म मूवमेंट है ना, क्यूबिज्म आपने पढ़ी होगी, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट, सिमिलर टू दैट है। फिर विलियम एम्सन कौन है? ये भाई न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। न्यू क्रिटिसिज्म हम देखेंगे, दैट ऑल्सो लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है। और इनका जो एक वर्ड है, इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब एम्बिग्यूअस इन नेचर, जिसको आप क्लियरली नहीं बता सकते ना, सो दैट इज़ एम्बिग्विटी, एम्बिग्यूअस। तो I.A. रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ल्यूइस का याद रखना वॉटिसिज्म से एसोसिएटेड है, एंड विलियम एम्सन न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, एंड ही इज़ नोन फॉर द वर्क द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। और ये जो लाइन्स थी ना अभी हमने जो डिस्कस करी है वेस्टलैंड के बारे में, ये बोली हैं एजरा पाउंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा है द थीम ऑफ T.S. Eliot's 4 क्वार्टेट्स। तो ये जो है ना, ये 4 क्वार्टेट्स जो है ये एक पोएम है और इसके अंदर 4 पोएम्स हैं, ठीक है। तो 4 पोएम्स है इसके अंदर और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी थीम बता दो, थीम क्या है इसकी। इसकी जो थीम है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आंसर है। इसमें हमने आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। टाइम एंड एटर्निटी के बारे में बात होती है। टाइम एंड एटर्निटी, एटर्निटी मतलब जो बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता रहे, एंड द पोटेंशियल ऑफ द वर्ड्स। तो ये तीनों थीम्स हैं एंड यू हैव टू लर्न दिस। इसके अंदर जो 4 पोएम्स है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पोएम्स है, बिकॉज द क्वेश्चन कैन कम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम इन द 4 क्वार्टेट्स, तो तब आपको पता होना चाहिए।
इसके अंदर पहली जो पोएम है दैट इज़ टाइटल्ड एज बर्न्ट बर्टन, BURTON। फिर दूसरी पोएम है ईस्ट कोकर। तीसरी पोएम है द डे सैल्वेज। और चौथी पोएम है लिटिल गिडिंग। तो ये चारों के चारों पोएम्स ना आपको अपने नोट्स में भी नोट कर लेना, कहाँ पर नोट करनी है। 4 क्वार्टेट्स हैं और ये चारों पोएम्स आपको पता होना चाहिए है। सारे इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है, बट सबकी जो कॉमन थीम है ना, इट हैज़ द थीम ऑफ डिके, रेन्यूअल, फिर उसके अंदर वाटर सी मेटाफर यूज़ करे गए हैं, लाइफ के लिए है, एटर्निटी के बारे में है, फेट के बारे में है, किस्मत जो होता है, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन के बारे में है ना, और टाइम के बारे में हो गया, फिर पोटेंशियल ऑफ वर्ड्स एंड आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस। ये सारी थीम्स हमें इसमें देखने को मिलती है। और ये जो पोएम है ना, ये वो लिख रहे थे ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था ऑलमोस्ट, तो उसी टाइम पे वो लिख रहे हैं। तो यू कैन सी कीजिए किस तरीके के सिनेरियोज उस टाइम पे चल रहे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलियट द वेस्टलैंड अपीयर्ड फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टरली मैगजीन। तो हमें बताना है, इसमें हमें बताना है कि जो द वेस्टलैंड है ना, जो TS एलियट ने पोएम लिखी है, तो वो पहली बार ही कौन सी मैगजीन में आई थी भाई। तो इसका जो बहुत ही सिंपल आंसर है दैट इज़ द क्राइटेरियन। द क्राइटेरियन जो मैगजीन है ना, ये UK में पब्लिश करी गई थी। तो यू मस्ट नो कि जो द वेस्टलैंड है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद उसको USA में पब्लिश करा गया था। अगर USA में पूछे कौन सी मैगजीन है, तो आपने बोला कि द डायल में पब्लिश किया था। और अगर UK में पहली बार ही पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है कि द क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश किया गया था। और ये जो मैगजीन है ना, द क्राइटेरियन, ये खुद की TS एलियट की ही मैगजीन है। बाकी जो ऑप्शन है, द रिव्यू, द क्रिटिक एंड द इमेजिस्ट, ये सारे भी मैगजीन्स के ही नाम है। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, बहुत ही ईजी सा ही क्वेश्चन है। TS एलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू होम। तो हमें बताना है कि जो TS एलियट है ना, उन्होंने द वेस्टलैंड तो लिखी है, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कौन कौन से 5 पार्ट्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अब हमें बस बताना है कि किसको डेडिकेट करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट। एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी उन्होंने ये पोएम। बाकी ऑप्शंस तो दूर दूर तक भी नहीं मैच होंगे, तो इसको लर्न कर लेना। TS एलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू एजरा पाउंड, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि द वेस्टलैंड को अच्छे से डिटेल में कर लेना, बिल्कुल लाइन टू लाइन आप रीड कर लेना। इसको जूस बना करके बस इस पोएम का ना पी लो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोएम है, बहुत टाइम भी ले लेती है इवन टू रीड दैट पोएम। और ऊपर से इसमें इतने सारे एल्यूजन्स भी हैं। सो आई होप ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। कुछ समझ आया होगा, कुछ याद भी हुआ होगा। ऑल आई वॉन्ट इज़ दैट कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप उनको बोल बोल के लर्न किया करो, ताकि आपको ना यहीं पर याद हो जाए। थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और मतलब याद तो रखना पड़ेगा ना आपको फॉर द एग्ज़ाम सेक। तो ट्राई टू रिवाइज देम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, और बोल बोल के करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, सो कीप डूइंग एक्सरसाइज एंड स्टे फिट। और थोड़ा सा मौसम का भी ध्यान रखो, AC की जगह पर कूलर का प्रयोग कर लो। द इन्वायरमेंट नीड्स यू ऑल, और हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट तो जी लेगा हमारे बगैर, पर हम इन्वायरमेंट के बगैर ना जी पाएंगे। तो थोड़ा सा उसको भी देख लो, साथ में लेके चलो। एंड डोंट बी टू मटीरियलिस्टिक, और ज़्यादा मतलब कंज्यूमरिज्म को इतना बढ़ावा देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है इतनी सारी चीज़ें खरीद करके। तो थोड़ा सा सेंसिबली शॉपिंग करो एंड टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप डूइंग एक्सरसाइज। गुड बाय टू ऑल, मिलते हैं अगले क्विज़ में।